चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने भेदभाव की सदियों पुरानी एक व्यवस्था को सीधी चुनौती दी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये बात उन्होंने कही थी। और सोचिए, ये उनके लिए सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी, बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी जिसे वो हर रोज जी रहे थे। सोचिए, इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई, इतना बड़ा सरकारी पद, लेकिन हुआ क्या? सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के कारण उन्हें वो नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। ये उनके साथ हुए भेदभाव का शायद पहला बड़ा अनुभव था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब उन्होंने खुद का काम शुरू करने की कोशिश की तो भी समाज के इस सोच ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पता है क्या होता था? जैसे ही लोगों को उनकी जाति के बारे में पता चलता, वो काम देना बंद कर देते थे। और ये अपमान सिर्फ बाहर ही नहीं था। जिस कॉलेज में वो पढ़ाते थे, वहां के पढ़े लिखे प्रोफेसर्स तक उनके साथ एक ही मटके से पानी पीने को तैयार नहीं थे। यही वो रोज का अपमान था जिसने उन्हें इस समस्या की जड़ से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये जो सारे अनुभव थे, ये जो अपमान था, इसी ने एक स्कॉलर को, एक विद्वान को लाखों लोगों की आवाज बना दिया। साल था 1919। उन्हें एक बहुत बड़ा मौका मिला राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखने का। उन्हें साउथबरो कमेटी के सामने अपनी गवाही देने के लिए बुलाया गया। वहां उन्होंने सिर्फ बराबरी की बात नहीं की, बल्कि एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो उस वक्त के लिए बहुत क्रांतिकारी था। उन्होंने दलितों और दूसरे दबे हुए समुदायों के लिए अलग वोटिंग सिस्टम और रिजर्व सीटों की मांग की, ताकि उन्हें असल में राजनीतिक ताकत मिल सके। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को ये पता था कि सिर्फ राजनीतिक लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलेगा। अगर असल में बदलाव लाना है तो जमीन पर एक आंदोलन खड़ा करना होगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कलम को अपना हथियार बनाया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5 पत्रिकाएं शुरू की। इनके जरिए वो समाज की गलत बातों की आलोचना करते थे और अपने लोगों को एकजुट करते थे। सिर्फ लिखने से बात नहीं बनती, ये वो जानते थे। इसलिए उन्होंने जमीनी स्तर पर भी काम शुरू किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका सीधा मकसद था शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए लोगों की मदद करना। अब साल आता है 1927 और डॉक्टर अम्बेडकर को लगा कि अब वक्त आ गया है कि इस लड़ाई को सिर्फ कागजों से निकालकर सड़कों पर ले जाया जाए। और ये साल उनके संघर्ष में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने एक के बाद एक 3 बड़े कदम उठाए, जिससे पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे पर गया। साल की शुरुआत में उन्होंने इतिहास पर दोबारा दावा किया। उन्होंने कोरेगांव की लड़ाई में शहीद हुए महार सैनिकों को सम्मानित किया और उसे दलित गौरव और आत्मसम्मान का एक प्रतीक बना दिया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो हर इंसान की बुनियादी जरूरत से जुड़ा है, पानी। उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्च निकाला ताकि एक सार्वजनिक तालाब से हर कोई पानी पी सके। ये सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, ये नागरिक अधिकारों की लड़ाई थी। और साल के आखिर में उन्होंने वो किया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सीधा उस विचारधारा पर हमला किया जो इस पूरी व्यवस्था की जड़ थी। 25 दिसंबर 1927। ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। डॉक्टर अम्बेडकर और उनके हजारों समर्थकों ने सबके सामने मनुस्मृति को जला दिया। ये एक सीधा और बहुत बड़ा संदेश था कि वो उस सोच को ही नहीं मानते जो छुआछूत को सही ठहराती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उनका आंदोलन और भी बड़ा होता जा रहा था। देखिए, 1930 तक उन्होंने 15,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया, एक मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग करने के लिए। और ये तस्वीर उस वक्त के समाज का पूरा सच दिखाती है। एक तरफ हजारों लोग बिल्कुल शांति से, अनुशासित तरीके से सिर्फ अपने भगवान के दर्शन करना चाहते थे, और दूसरी तरफ मंदिर के बंद दरवाजे। तो डॉक्टर अम्बेडकर की ये पूरी कहानी, व्यक्तिगत अपमान से लेकर एक बड़े जन आंदोलन तक का ये सफर, हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब कानून और परंपराएं ही अन्याय करने लगें तो विरोध किस तरह का होना चाहिए। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर पीढ़ी को खोजना पड़ता है। चलिए आज उस शख्सियत को थोड़ा और करीब से जानते हैं, जिनका नाम आधुनिक भारत की नींव रखने वालों में सबसे ऊपर आता है, भीमराव रामजी अम्बेडकर। ज्यादातर लोग उन्हें भारतीय संविधान की जनक यानी फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर जानते हैं। भाई वही दस्तावेज जो आजाद भारत की आत्मा है। पर सोचने वाली बात यह है कि इस महान उपाधि के पीछे कैसा जबरदस्त संघर्ष और कैसी जिंदगी छिपी थी। आइए आज इसी सफर की गहराइयों में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन्हें समझने से, एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसने मॉडर्न इंडिया को बनाया।
देखिए, अंबेडकर को किसी एक भूमिका में बांधना नामुमकिन है। वो एक शानदार कानून के जानकार थे, एक दूर की सोचने वाले अर्थशास्त्री थे, एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ, एक दमदार लेखक, एक क्रांतिकारी समाज सुधारक और हाँ, आजाद भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भी। मतलब उनकी प्रतिभा का दायरा वाकई बहुत बड़ा था। अब उनकी कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं उनकी शुरुआती जीवन की तरफ, जहां उनके संघर्ष और उनकी पढ़ाई लिखाई की नींव पड़ी। उनका जन्म हुआ था महार जाति में, जिसे उस समय की सामाजिक व्यवस्था अछूत मानती थी। सोचिए, ये वो पहली और सबसे बड़ी दीवार थी जिसका सामना उन्हें पैदा होते ही करना पड़ा। लेकिन जन्म से मिली इन सामाजिक बेड़ियों को उन्होंने तोड़ा कैसे? अपनी जबरदस्त पढ़ाई लिखाई से। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से लेकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक उन्होंने दुनिया के टॉप संस्थानों से डिग्रियां हासिल की। साफ था, शिक्षा ही उनके लिए आज़ादी का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार थी। अपनी पढ़ाई पूरी करके वो सिर्फ एक बड़े विद्वान बनकर नहीं लौटे, बल्कि अपने लोगों के हक के लिए एक बहुत बुलंद आवाज बनकर उभरे। उनकी लड़ाई का मकसद उनके अपने ही शब्दों में बिल्कुल साफ हो जाता है। अस्पृश्यता गुलामी से भी बदतर है, और यही सोच उनके सामाजिक न्याय के आंदोलन का सेंटर पॉइंट बनी। वो सिर्फ किताबों के विद्वान नहीं थे, वो एक करिश्माई लीडर थे, एक जन नेता, जिनमें हजारों की भीड़ को अपने विचारों से जोड़ने और संगठित करने की कमाल की काबिलियत थी। उन्होंने कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ी, नागरिक अधिकारों के लिए सत्याग्रह किए, मूक नायक जैसे अखबार शुरू करके जिनकी कोई नहीं सुनता था उन्हें आवाज दी और समाज के लिए संगठन बनाए। और फिर 1927 में उन्होंने मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाकर एक वैचारिक क्रांति ही शुरू कर दी, ये कहते हुए कि वो जातिवाद के किसी भी धार्मिक आधार को नहीं मानते। और फिर उनका संघर्ष और उनकी विद्वता दोनों मिलकर उन्हें देश बनाने के सबसे बड़े काम की तरफ ले गए। साल 1932 में आया पूना पैक्ट, जो इतिहास का एक बहुत ही तनावपूर्ण मोड़ था। एक तरफ थे अंबेडकर, जो दलितों के राजनीतिक हक के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहते थे। दूसरी तरफ थे गांधी, जिन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज बंट जाएगा, और वो आमरण अनशन पर बैठ गए। आखिरकार गांधी जी की जान बचाने के भारी दबाव में अंबेडकर को अपनी मांग छोड़नी पड़ी, लेकिन बदले में उन्होंने दलितों के लिए आरक्षित सीटों को 78 से बढ़ाकर सीधा 148 करवा लिया। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, इसने आने वाले वक्त के लिए भारत में दलित राजनीति की दिशा ही तय कर दी। जब भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी उन पर आई तो उनकी तैयारी देखने लायक थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों को गहराई से पढ़ा था। 60 देश? और ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि वो सिर्फ कमेटी के एक सदस्य या अध्यक्ष नहीं थे, वो इस संविधान के मुख्य वास्तुकार थे, चीफ आर्किटेक्ट। उन्हीं की वजह से नागरिक स्वतंत्रता, छुआछूत का खात्मा और सामाजिक बराबरी के लिए आरक्षण जैसे सिद्धांत भारतीय कानून की नींव बने। अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में अंबेडकर ने एक ऐसी राह चुनी जो आध्यात्मिक भी थी और सामाजिक भी। इसका ऐलान तो उन्होंने बहुत पहले 1935 में ही कर दिया था। उन्होंने कहा था, मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन मैं निश्चित रूप से एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। ये उस व्यवस्था से पूरी तरह अलग होने का उनका पक्का इरादा था, जिसने उन्हें और उनके समुदाय को सदियों से दबाया था। और फिर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने इस संकल्प को सच कर दिखाया। उस एक दिन 5 लाख से भी ज्यादा समर्थकों के साथ उन्होंने बौद्ध धम्म को अपना लिया। ये इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक धर्म परिवर्तनों में से एक गिना जाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि डॉक्टर आम्बेडकर हमारे लिए क्या विरासत, क्या लेगेसी छोड़कर गए हैं? उनकी विरासत है सशक्तिकरण की, एम्पावरमेंट की। वो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े हीरो हैं, भारत में आरक्षण की नीति के जनक हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले योद्धा थे, और आज भी दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक आइकॉन है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां गैर बराबरी आज भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, वहां सामाजिक न्याय और समानता पर अंबेडकर के विचार कितने प्रासंगिक हैं, कितने रेलेवेंट हैं, इस पर सोचना शायद हम सबके लिए जरूरी है। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक हैं, कुल्हाड़ी से काटे हुए
हमारे समाज के बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।